बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th के एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 को सॉल्व किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि f such that -1 to 1 tends to r fx is equal to x by x plus 2 द्वारा प्रदत्त फलन f such that -1 to 1 tends to f का परिषद का प्रतिलोम फलन ज्ञात करें। देखिए इसमें क्वेश्चन में ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि f कोई फलन है जहां fx is equal to दिया गया है x by x plus 2। ठीक है, ये फलन का मान दिया है और इसका हमको प्रतिलोम निकालना है। तो आपको पहले ही बताया गया था कि किसी भी फलन का प्रतिलोम कब निकाल सकते हैं, जब वह फलन एकेकी हो और आच्छादक हो, तभी उस फलन का हम लोग प्रतिलोम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो इस फलन का हमको प्रतिलोम निकालना है, तो हमको ये दिखाना पड़ेगा कि यह जो फलन है वह एकेकी भी है और आच्छादक भी है। अगर ऐसा आ जाता है तब हम लोग इस फलन का प्रतिलोम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एकेकी को, किसी भी फलन को एकेकी दिखाने के लिए हम लोग क्या करते थे, x1 और x2 दो अलग अलग एलिमेंट लेते थे प्रांत में और फिर दिखाते थे fx1 इज इक्वल टू fx2, यानी x1 बराबर x2 आ जाता है तो वह फलन जो है क्या है, एकेकी है। फिर y इज इक्वल टू fx ले लेते हैं और वहां से x का मान निकालते हैं y के टर्म में और वापस वहां पे रख देते हैं। ठीक है, तो चलिए उसी तरीके से हम लोग करते हैं। पहले हमको दिखाना पड़ेगा कि जो फलन है वह एकेकी है और आच्छादक है, तभी उसका प्रतिलोम जो होगा निकाल पाना संभव होगा, अदरवाइज आप उसका प्रतिलोम नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो चलिए दिया हुआ है, पहले लिखेंगे दिया हुआ है, दिया है, क्या दिया है, fx इज इक्वल टू x बाई x प्लस 2, ये fx दिया। ठीक है, फलन एकेकी है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, x1 और x2 दो अलग अलग एलिमेंट लेते हैं, जो कहां से लेते हैं, r से, प्रांत से लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा प्रांत है वो देखिए ये है और जो सह प्रांत है वो r, यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। लेट x1 x2 belong to r, then fx1 is equal to fx2। ठीक है, fx1 यानी जो फलन दिया है fx, वहां पर x की जगह हम लोग क्या रखेंगे, एक बार x1 रखेंगे और एक बार x2 रखेंगे, फिर दोनों फलन को हम लोग आपस में इक्वल दिखा देंगे। तो देखिए fx1 इज इक्वल टू क्या हो गया, x1 बाई x1 प्लस 2 और fx2 ये क्या हो जाएगा, x2 बाई x2 प्लस 2। अब हम लोग क्या करेंगे, fx1 और fx2 दोनों को क्या करेंगे, इक्वल दिखा देंगे। यहाँ r को हम लोग क्या कह सकते हैं, प्रांत भी कह सकते हो, तो तुम प्रांत भी लिख सकते हो कि x1 और x2 हमने कहां से लिया है, प्रांत में से लिया, यानी डोमेन में से लिया गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को इक्वल दिखाएंगे। fx1 इज इक्वल टू fx2। ठीक है, fx1 की वैल्यू कितनी है, x1 बाई x1 प्लस 2 और fx2 की x2 बाई x2 प्लस 2। इतनी सी बातें समझ आ रही हैं। अब हम लोग दिखाएंगे कि x1 बराबर x2, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ये क्या हो जाएगा, x2 प्लस 2 इंटू x1 इज इक्वल टू x2 x1 प्लस 2। ठीक है, अब यहां करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 x2 प्लस 2x1 इज इक्वल टू x1 x2 प्लस 2x2, ये और ये कैंसिल हो गया,
2x1 इज इक्वल टू 2x2, 2 कैंसिल, यानी x1 बराबर x2, ये आ गया। अतः यह फलन जो है क्या है, एकेकी है। अतः दिया हुआ फलन एकेकी है, एकेकी है। एकेकी तो सिद्ध कर दिया हमने। अब हमको क्या दिखाना है कि यह फलन जो है आच्छादक भी है, और जब कोई भी फलन एकेकी होगा, आच्छादक होगा, तभी उसका प्रतिलोम हम लोग निकाल पाएंगे। तो एकेकी तो हमने दिखा दिया, अब दिखाएंगे कि यह जो फलन है वो क्या है, आच्छादक भी है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। तो y एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है, ये x बाई एक्स प्लस 2। अब यहां से जो है हम लोग x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। यहाँ पे 1 दिया हुआ है, कुछ नहीं है, तो तिरछा गुणा जिसको कहते हैं, इसको इसके साथ ऐसे कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, y x प्लस 2 इज इक्वल टू x, yx प्लस 2y इज इक्वल टू x। अब ये x वाले टर्म को हम लोग इधर ला लेंगे, तो क्या हो जाएगा, yx प्लस 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2y। x कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2y। तब x की वैल्यू क्या निकलेगी, x की वैल्यू हमको मिल जाएगी y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2y, ठीक है। x की वैल्यू ये नहीं होगी, ये होगी माइनस 2y बाई y माइनस 1, ठीक है। x की वैल्यू हमको क्या मिल गई, ये मिल गई। अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस है, अगर आप चाहते हैं कि माइनस साइन को हटा दिया जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर और नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2y बाई 1 माइनस y, ये x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू आ गई, हमने दिखा दिया कि दिया हुआ फलन जो है एकेकी है। अब इस x की वैल्यू को हम लोग वापस यहाँ पे अगर ले जाके रखेंगे, तो फिर से हमको y मिल जाएगा। अतः यह फलन, देखिए कहाँ, अतः यह फलन आच्छादक है, आच्छादक है। आगे बात समझ रहे, अब एकेकी हो गया, आच्छादक हो गया, तो उसका प्रतिलोम भी निकालना पड़ेगा। और प्रतिलोम के लिए हम लोग क्या करते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। f को हम इधर लाएंगे, तो f को जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, f इनवर्स y इज इक्वल टू x, ये इनवर्स है, ठीक है, माइनस 1 इस तरह से। तो ये क्या हो जाएगा, f इनवर्स y इज इक्वल टू x। x की वैल्यू आपने कितनी निकाली है, ये वहां पे रख लेते हैं, 2y बाई 1 माइनस y, इसी को हम लोग gy भी बोलते हैं। यही x है या यही जो है gy है। अतः f इनवर्स बराबर 2y बाई 1 माइनस y, आप इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए एक बार इसको हम लोग फिर से देख लेते हैं। देखिए फलन हमको क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई एक्स प्लस 2। आपको जो भी फलन दिया है उसका हमको क्या करना है, इनवर्स निकालना है, प्रतिलोम निकालना है। तो कोई भी फलन जब तक एकेकी नहीं होगा, आच्छादक नहीं होगा,
तब तक उसका आप लोग प्रतिलोम फलन नहीं निकाल सकते हैं, इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। तो आपको इसका इनवर्स निकालना है तो पहले तो हम ये देखेंगे कि इनवर्स जो है, प्रतिलोम जो है, एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो एग्जिस्ट कब करेगा? जब फलन जो है एकेकी हो और आच्छादक हो। तो पहले हम लोग यही दिखाएंगे कि जो फलन है वह एकेकी भी है और आच्छादक भी है। तो वही दिखाया गया है। एकेकी दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि x1 और x2 दो अवयव लेते हैं जो कि किसके बराबर होते हैं, जो कहां से ले जाते हैं, प्रांत से ले जाते हैं। तो हमने x1 और x2 प्रांत से ले लिया। देन fx1 इज इक्वल टू fx2, fx1 का मान रख दिया, ये fx2 का मान रख दिया। अब दोनों को हमने क्या किया, इक्वल कर दिया। तो वहां से हमको क्या मिल गया है, x1 बराबर x2। अतः दिया हुआ फलन एकेकी है। एकेकी तो हो गया। अब आपको यह भी दिखाना है कि यह फलन जो है आच्छादक है। तो उसके लिए हम लोग y इज इक्वल टू एफ एक्स लेते हैं। तो देखिए y इज इक्वल टू एफ एक्स का मान जो दिया था वो हमने रख दिया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जिसको तिरछा गुणनफल कहते हैं वो किया गया है और x की वैल्यू निकाल दी गई है। x की वैल्यू इतनी आ गई, अतः यह फलन आच्छादक है। ठीक है। अब देखिए आच्छादक क्यों है, तो अगर हम लोग इस x की वैल्यू, यहाँ पे जो x दिया है उसको अगर यहाँ पे लाके रख दें तो वो इधर तो y पहले से ही है और यहाँ पे ला के रख दे तो वो भी पूरा कट के जो है y के बराबर हो जाएगा। अतः यह फलन जो है आच्छादक भी है। तो उतना आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। अब फलन जो है एकेकी भी हो गया, आच्छादक भी हो गया, मतलब इसका प्रतिलोम जो है आप निकाल सकते हैं। तो प्रतिलोम निकालने के लिए y इज इक्वल टू एफ एक्स, एफ को जब हम इधर लाते हैं तो देखिए यहाँ से थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कैसे f इनवर्स हो गया। जैसे मान लीजिए f को यहाँ से हटाओगे तो क्या लिखोगे, y बट्टा f। हालांकि ऐसा लिखा नहीं जाता लेकिन मान लीजिए लिखोगे तो इधर फिर क्या बच जाएगा, x। अब f को हम ऊपर ले जाएंगे तो f यहाँ पे पावर 1 है, जब ऊपर जाएगा तो f इनवर्स हो जाएगा और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू x। तो हमने डायरेक्टली f इनवर्स y लिख दिया है इज इक्वल टू x, यानी f इनवर्स y इज इक्वल टू इतना। इसी को हम लोग जी वाई बोलते हैं और यही जो होता है फलन का प्रतिलोम भी है। अगली बात समझ लें। इस तरीके से यह जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है x इज इक्वल टू 4x प्लस 3 द्वारा प्रदत्त फलन f such that r टेंड्स टू r पर विचार कीजिए और सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है, f का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। देखिए कोई भी फलन व्युत्क्रमणीय कब होता है, जब वह एकेकी हो और आच्छादक हो, तभी वह व्युत्क्रमणीय होता है। तो इसमें आपको पहले तो ये दिखाना है कि जो फलन है वह व्युत्क्रमणीय है। ठीक है। दूसरा यह दिखाना है इसका प्रतिलोम निकालना है। यानी इसमें आपको 3 चीजें करनी है। पहला ये करना है कि फलन को एकेकी और आच्छादक, एकेकी दिखाना है, दूसरा आच्छादक दिखाना है और तीसरा उसका प्रतिलोम निकालना है। ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। दिया हुआ है, दिया है f such that r tends to r पर फलन fx is equal to 4x plus 3 let x1 x2 belong to r। जब भी हमको किसी फलन को एकेकी दिखाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, x1 और x2 r में ले लेते हैं, प्रांत में ले लेते हैं, फिर fx1 निकालते हैं। तो fx1 इज इक्वल टू 4x1 प्लस 3 और fx2 इज इक्वल टू 4x2 प्लस 3। अब क्या करेंगे, fx1 इज इक्वल टू fx2 ले लेंगे। तो fx1 कितना दिया है, 4x1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4x2 प्लस 3, 3 कैंसिल, 4x1 इज इक्वल टू 4x2, 4 कैंसिल, x1 बराबर x2। अतः यह फलन एकेकी है, एकेकी है। अब इसको क्या दिखाना है, आच्छादक भी दिखाना है। तो आच्छादक के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट
y इज इक्वल टू एफ एक्स, माना कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, जो एफ एक्स दिया है उसको हम लोग y मान लेंगे और वहां से हम लोग क्या करेंगे x का मान निकाल लेंगे। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स कितना दिया हुआ है 4x प्लस 3। देखिए y इज इक्वल टू एफ एक्स माने हो ना, तो जो एफ एक्स का मान आएगा वो कहां से लाना है, देखिए यहाँ पे गिवन है y एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3, वही मान हम वहां पे रख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू जो है हम लोग निकालेंगे y माइनस 3 इज इक्वल टू 4x, implies that 4x is equal to y minus 3, then x is equal to y minus 3 by 4। ठीक है, अब y की जगह आप कोई भी मान रखिएगा, ठीक है, तो वो x के कुछ भी मान मिलेंगे तो वो वास्तविक संख्या तो होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रांत भी वास्तविक संख्या है और जो आपका सह प्रांत है वो भी वास्तविक संख्या है। तो आपको भी पता है कि वास्तविक संख्याएं कैसी होती हैं, जीरो प्लस प्लस वाले नंबर, माइनस वाले नंबर, पॉइंट वाले नंबर, फ्रैक्शन वाले नंबर, अंडर रूट वाले नंबर, सारे के सारे जो नंबर होते हैं वास्तविक संख्याएं होती है। तो y का आप कोई भी मान लेंगे तो वो x में बिलोंग करेगा, r में बिलोंग करेगा। अतः y का, y नहीं लिखते, सह प्रांत का, सह प्रांत का प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी, किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब है। अतः यह फलन आच्छादक है, आच्छादक है। अब फलन क्या भी हो गया, आच्छादक भी हो गया, तो इसका प्रतिलोम निकाल पाएंगे हम लोग। अब निकालते हैं, तो प्रतिलोम निकालने के लिए क्या होता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। f को इधर ले जाएंगे तो हमने अभी बताया था, f इधर आएगा तो क्या लिखेंगे, f इनवर्स y और इज इक्वल टू x, यानी f इनवर्स y जो होता है, ये जो x मिला है वही gy कहते हैं, इसी को हम लोग gy बोलते हैं, ठीक है। तो चाहे x कहिए चाहे gy कहिए, तो f इनवर्स y की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, x के बराबर, और x की वैल्यू आपने निकाल रखी है कितनी, y माइनस 3 बाई 4, यानी जो फलन दिया हुआ है उसका जो प्रतिलोम होगा वो क्या होगा, y माइनस 3 बाई 4। इतनी सी बात समझ आ रही है, नहीं समझ आई तो फिर से एक बार देख लेते हैं। चलिए, कोई फलन है f such that r tends to r, फलन जो है उसका प्रांत भी वास्तविक नंबर है, वास्तविक संख्याएं हैं, और जो सह प्रांत है वह भी वास्तविक संख्याएं हैं। फलन का मान किस तरह दिया है, f(x) इज इक्वल टू 4x प्लस 3। हमने क्या किया, दो एलिमेंट लिया, x1 और x2, किसमें से लिया, प्रांत में से लिया। अब fx1 इतना हो गया, fx2 इतना हो गया, fx1 बराबर fx2 दोनों को हमने निकाला और x1 बराबर x2 आ गया। इसका मतलब है फलन जो है क्या है, एक ही है। एक बात तो हो गई। अब दिखाएंगे कि फलन आच्छादक भी है, तो आच्छादक के लिए क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया है वही हमने क्या किया, उठा के यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग x का मान निकालेंगे, अब वही जो होगा इनवर्स भी होगा। तो x का मान हमने निकाला, देखिए, तो हमने क्या किया, y3 को यहाँ ला दिया, तो 3 जब इधर आया तो माइनस में हो गया और इधर क्या बच गया 4x, x इज इक्वल टू वाई माइनस 3, तो केवल x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू वाई माइनस 3 बाई 4। अतः सह प्रांत का प्रत्येक अवयव, सह प्रांत का प्रत्येक अवयव, सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है, अतः यह फलन आच्छादक है। आप वहां चेक कर लेंगे कि y का कोई भी मान रखिए और देखिए कि x का जो मान आ रहा है वो प्रांत में आ रहा है कि नहीं। तो प्रांत तो हमारा वास्तविक संख्या है, आप कोई भी नंबर रखेंगे तो वो वास्तविक संख्या होगा ही होगा, अतः यह फलन आच्छादक है। तो आच्छादक हो गया तो उसका जो प्रतिलोम होगा y इज इक्वल टू एफ एक्स के बराबर होगा। x को इधर लाएंगे तो f इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स, x की जो वैल्यू होगी
वही हमारा फलन का प्रतिलोम होगा। आगे बात समझ में। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट r प्लस, देखिए r क्या है, केवल r जो है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। r प्लस तो धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, r माइनस ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो धनात्मक भी होती हैं, ऋणात्मक भी होती हैं, जीरो भी होती हैं। तो r प्लस यानी जो आपका प्रांत है वो कैसा होना चाहिए, केवल धनात्मक संख्याएं ही होनी चाहिए, ठीक है। 4 टू इंफिनिटी पर विचार कीजिए और सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है तथा f का प्रतिलोम f इनवर्स y इज इक्वल टू अंडर रूट y माइनस 4 द्वारा प्राप्त होता है, जहां r सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। r जो है r प्लस होगा, यहाँ पे r प्लस जो है सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, ठीक है। ऋणोत्तर का मतलब हो गया कि ऋण संख्याओं को आप छोड़ दीजिए। कैसी संख्याएं आपको लेनी है, केवल जो धन संख्याएं होंगी बस उन्हीं को आपको लेना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहले तो हमको इसमें क्या दिखाना है, देखिए सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है। व्युत्क्रमणीय का मतलब हो गया कि वह फलन जो है एकेकी भी है और आच्छादक भी है। अगर कोई भी फलन एकेकी है, आच्छादक है, तभी आप उसका प्रतिलोम निकाल पाएंगे। और अगर कोई भी फलन एकेकी है, आच्छादक है, तो उस फलन को हम लोग व्युत्क्रमणीय फलन भी कहते हैं, ठीक है। दोनों है तब। तो इसमें हमको एकेकी भी दिखाना है, आच्छादक भी दिखाना है, उसके बाद उसका प्रतिलोम निकालना है और प्रतिलोम निकालने के बाद यही चीज आपको मिलनी चाहिए, f इनवर्स y इज इक्वल टू अंडर रूट y माइनस 4, यही आपको प्रतिलोम मिलेगा, ठीक है। तो चलिए एकेकी दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट x1 x2 बिलोंग टू r प्लस, प्रांत से लिया गया है। अब क्या करेंगे, fx1 इज इक्वल टू fx2, अच्छा, और fx क्या दिया हुआ है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। तो fx1 हो जाएगा, यहाँ जो एक्स स्क्वायर प्लस 4 दिया है, एक मिनट, fx1 का मान निकाल लेते हैं। यहाँ जो फलन दिया है उसमें x की जगह पे हम लोग को क्या रख लेना है, x1, तो ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस 4 और fx2 x की जगह पे हम लोग x2 रख लेंगे, तो x2 का स्क्वायर प्लस 4। अब fx1 इज इक्वल टू fx2, fx1 की वैल्यू x1 का स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर प्लस 4, 4 विल बी कैंसिल, x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर, यानी x1 इज इक्वल टू x2। यहाँ पे x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, मतलब यह जो फलन है वो क्या है, एकेकी है, ठीक है। तो लिखेंगे अतः दिया हुआ फलन एकेकी है, एकेकी है। इतनी सी बात समझ आई है। व्युत्क्रमणीय पहले दिखाना है, मतलब आप दिखाइए कि जो फलन है एकेकी भी है और आच्छादक भी, ठीक है। चलिए अब हम लोग दूसरा, ये तो हमने दिखा दिया कि दिया हुआ फलन एकेकी है, दूसरा हम लोग आच्छादक दिखाएंगे। तो यहां से देखते हैं, आच्छादक दिखाने के लिए क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग y इज इक्वल टू एफ एक्स देते हैं और वहां से फिर x का मान निकाल देते हैं। तो चलिए देखते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो y एफ एक्स की वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4, यहां से हम लोगों को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या हो जाएगा, y 4 को इधर लाएंगे,
इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, implies that x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 4। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस 4। देखिए x की वैल्यू जो निकलेगी वो प्लस माइनस अंडर रूट y माइनस 4 निकलेगी, लेकिन हम लोग केवल प्लस वाला साइन को ही लेंगे, माइनस वाला साइन को नहीं लेंगे, क्योंकि जो हमारा प्रांत है वो कैसी संख्याओं का समुच्चय, केवल धनात्मक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जो भी मान लेंगे वो क्या लेंगे, धनात्मक संख्या लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। देखिए अब आप ये चेक कर लीजिए कि ये जो x की वैल्यू आई है वो जो हमारा प्रांत है, जो x की वैल्यू आपको दिख रही है वो प्रांत में आता, जैसे y की वैल्यू हम लोग कुछ भी रखेंगे तो प्रांत में मिलना चाहिए, धनात्मक आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर हम लोग y की वैल्यू 4 रख लें तो 0। अगर हम लोग देखिए y की वैल्यू 4 से इनफाइनाइट तक रखना है, यहाँ जो भी दिया गया है y की वैल्यू आपको यहाँ से लेना है, x की वैल्यू हम लोग यहाँ से लेंगे प्रांत से, और y की वैल्यू हम लोग सह प्रांत से लेते हैं। तो सह प्रांत हमारा क्या है, 4 से लेके इनफाइनाइट तक, यानी y का मान हमको 4 से बड़ा ही रखना है, 4 से छोटा नहीं रख सकते हैं, क्योंकि जो हमारा प्रांत है वो केवल धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो y की वैल्यू आप ऐसा रखिए कि ये जो y की वैल्यू आप हमेशा 4 से बड़ा रखिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिया है 4 से लेके इनफाइनाइट तक, अगर 4 रखे तो 0। ठीक है, पूरा 0 हो जाएगा, और 0 जो है वास्तविक संख्या है। फिर अगर हम 5 रख लेते हैं तो 5 माइनस 4 यानी 1, वह भी धनात्मक संख्या निकलेगी। 6 रख लीजिए, वह भी धनात्मक संख्या निकलेगी। तो आप y की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे लिख दीजिए y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4। आ रही बात समझ में। अतः यह फलन जो है क्या है, आच्छादक भी है। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रांत नहीं, सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है। अतः यह फलन आच्छादक है। अब देखिए कोई भी फलन एकेकी है और आच्छादक है तो वह फलन व्युत्क्रमणीय होता है। तो आप लास्ट में एक लाइन जोड़ सकते हैं, अतः यह फलन व्युत्क्रमणीय है। ठीक है, अतः यह फलन व्युत्क्रमणीय है। इतनी सी बात समझ आ रही है, कोई परेशानी नहीं है। चलिए अब आपने ये दिखा दिया, देखिए यहां तक तो हो गया कि फलन व्युत्क्रमणीय है, मतलब एकेकी भी है और फिर आच्छादक भी है, तो फलन व्युत्क्रमणीय है। ठीक है, अब उसका प्रतिलोम निकालना है और दिखाना है कि जो प्रतिलोम आएगा वो इसी के बराबर आएगा। ठीक है, तो प्रतिलोम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, प्रतिलोम निकाल रहे हैं तो x को जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, f इनवर्स y, और तब यहाँ क्या बच जाएगा x, इसी को हम लोग gy बोलते हैं। तो f इनवर्स y इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या दी गई है, आपने निकाला है कहीं, यहाँ पे कितना आ गया, अंडर रूट y माइनस 4। ठीक है, और y की वैल्यू कैसी रहनी चाहिए, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4। तो ये हो गया हमारा जो फलन दिया था उसका प्रतिलोम। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए सवाल में पहले तो आपको ये दिखाना है कि जो फलन दिया गया है वह व्युत्क्रमणीय है,
और कोई भी फलन व्युत्क्रमणीय कब होता है? जब वह एकेकी भी हो और आच्छादक भी हो, तभी उस फलन को आप व्युत्क्रमणीय कह सकते हैं। इतनी सी बात समझ आ रही है? मतलब इस फलन को एकेकी और आच्छादक दोनों आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम लोग इस फलन को एकेकी दिखाते हैं। एकेकी के लिए हमने क्या कहा था कि दो अवयव लीजिए, x1 और x2, या फिर आप x और y भी लिख सकते हैं। दो फलन हमने लिया x1 और x2 बिलोंग टू R प्लस fx1, यानी जो fx का मान दिया हुआ था वहां पे हम x की जगह पर x1 रख देंगे, मान निकाल लेंगे। fx2 का मान x की जगह पे x2 रख के निकाल देंगे। अब fx1 बराबर fx2 होता है एकेकी फलन में, तो चेक कर रहे हैं ना हम, तो ये बराबर करके दिखा, मतलब बराबर लिखना पड़ेगा और हम दिखाएंगे कि x1 बराबर x2 हमारा आ गया, मतलब फलन जो है एकेकी है। तो fx1 बराबर fx2 हमने लिख दिया दोनों का मान। अब हमको मिल गया कि x1 बराबर x2, अतः दिया हुआ फलन क्या है? एकेकी है। इतनी सी बात समझ आ गई। अब आपको दिखाना है कि फलन आच्छादक भी है, तो उसके लिए y इज इक्वल टू एफ एक्स मानते हैं। y इज इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू जो दी गई है वो हमने रख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब हम लोग यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो हमने क्या किया, 4 को इधर ला दिया तो y माइनस 4 हो गया। एक्स स्क्वायर इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई y माइनस 4, एक्स की वैल्यू अंडर रूट y माइनस 4। अब y की जो वैल्यू है वो हमेशा 4 से बड़ी होनी चाहिए या फिर 4 के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम लोग x का मान लेते हैं और यहाँ से हम लोग y का मान लेते हैं, तो y का मान आपको यहाँ से निकालना है। तो y का मान क्या दिया है? 4 अप टू इंफिनिटी, मतलब 4 से नीचे नहीं दिया गया है, 4 से ऊपर, मतलब 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एक्सेट्रा इनफाइनाइट तक आप ले सकते हैं। तो वही लिखा गया है y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4, y का मान 4 से बड़ा भी हो सकता है या फिर 4 के बराबर भी हो सकता है। तो देखिए कि जो x का मान आ रहा है वो प्लस में आ रहा है कि नहीं। तो अगर हम y की जगह 4 रखते तो 0 इज ऑल्सो वास्तविक नंबर, ठीक है, वास्तविक नंबर या रियल नंबर हो गई है। फिर हम 5 रखेंगे तो 1 आएगा, दैट इज ऑल्सो अ रियल नंबर। फिर अगर हम 6 रख लेंगे दैट इज ऑल्सो अ पॉजिटिव नंबर। आप x का जो भी मान रखते जाए, सॉरी y का कोई भी मान रखिए 4 से बड़ा, x का जो भी मान आएगा वो सारा पॉजिटिव ही आएगा, वही बोला भी गया है। तो यह फलन आच्छादक है, अतः यह फलन व्युत्क्रमणीय है। एकेकी भी हो गया, आच्छादक भी हो गया, तो व्युत्क्रमणीय होगा ही। अब व्युत्क्रमणीय हो गया तो उसका हम लोग इनवर्स निकालते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो जब हम लोग f को इधर लाएंगे तो हम लिखेंगे f इनवर्स y इज इक्वल टू x, यानी इस फलन का जो प्रतिलोम होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? x के बराबर हो जाएगा। तो f इनवर्स y इज इक्वल टू x की वैल्यू हमने यहाँ पे लाकर पुट कर दिया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस तरीके का है, एफ एक्स इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट r प्लस टेंस टू -5 टू इनफाइनाइट पर विचार कीजिए और सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है तथा f इनवर्स y इतना है। देखिए इसमें आपको 3 बातें बतानी है। पहला तो ये कि आपको ये दिखाना है कि फलन जो है व्युत्क्रमणीय है। अब फलन अगर व्युत्क्रमणीय है तो एकेकी और आच्छादक दोनों होना चाहिए, यानी आपको यह भी दिखाना है कि फलन एकेकी है और यह भी दिखाना है कि फलन जो है आच्छादक है, और फिर उसका प्रतिलोम निकालना है, और प्रतिलोम कितने के बराबर आना चाहिए? इतने के बराबर, ठीक है। आर प्लस का मतलब हो गया वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, लेकिन धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। केवल आर रहता तो वास्तविक संख्या है, धनात्मक हो, ऋणात्मक हो, जीरो हो, पॉइंट में हो, फ्रैक्शन में हो, अंडर रूट हो, सारे नंबर्स वास्तविक संख्या थे। बट यहाँ पे आर प्लस दिया हुआ है, इट मीन्स आपको केवल धनात्मक संख्याओं को ही लेना है, ऋणात्मक को छोड़ देना है, ठीक है। और जो प्रांत होगा वो धनात्मक संख्या है, और जो सहप्रांत यानी y की जो वैल्यूज होंगी वो यहाँ से, ये प्रांत है और ये सहप्रांत है। एफ एक्स इज इक्वल टू इतना दिया है, तो कोई भी फलन एकेकी है इसका पता लगाने के लिए हम लोग पहले दो एलिमेंट लेते हैं x1 और x2, और फिर दिखाते हैं x1 और x2 दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो वही काम करेंगे। लेट माना कि
x1 x2 बिलोंग टू r प्लस। अब ये जो fx दिया है वहां पे एक बार x1 पुट करेंगे और fx2 भी, चलो यहाँ पे fx2 इज इक्वल टू 9x2 का स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 5। अब क्या करेंगे, दोनों को आपस में हम लोग इक्वल दिखा देंगे, दोनों को बराबर करते हैं। 9x1 का स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5 इज इक्वल टू 9x2 का स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 5। माइनस 5 विल बी कैंसिल। 9x1 का स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 9x2 का स्क्वायर प्लस 6x2। सारी चीजों को हम यहाँ लेके आते हैं, तो जब लेफ्ट टू राइट होती है कोई भी नंबर तो उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो 9x1 का स्क्वायर प्लस 6, सॉरी यहाँ पे x1 रहेगा, x1 माइनस 9x2 का स्क्वायर माइनस 6x2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से, या हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं, दोनों को एक जगह कर लेते हैं ताकि हमको कॉमन लेने में जो होगी सुविधा होगी। इन दोनों में से 9 कॉमन ले लीजिए और इन दोनों में से 6 कॉमन ले लीजिए। अभी इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो हो जाएगा, एक ब्रैकेट में दोनों को जोड़ा जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और यहां हो जाएगा 6x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग यहां देखते हैं अब क्या हो जाएगा, ये x1 माइनस x2 हम लोग दोनों में कॉमन ले लेते हैं। x1 माइनस x2 हमने देख लीजिए, x1 माइनस x2 और यहाँ भी x1 माइनस x2, तो हमने दोनों को कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचेगा, 9x1 प्लस x2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 बाय, ये जितनी भी चीजें हैं ना सारी 0 के नीचे, हम उसको दूसरे साइड में लेके जाएंगे तो सब इसके नीचे लाइक दिस, इस तरह का हो जाएगा। तो इन सारे की वैल्यूज कितनी आ जाएंगी, 0, यानी x1 बराबर x2। इतनी सी बात क्लियर है। अतः यह फलन एकैकी है, एकैकी है, ठीक है। अब हम लोग यह भी दिखाएंगे कि फलन जो है आच्छादक है, तो आच्छादक के लिए क्या करना पड़ता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स मानते हैं, तो चलिए मानते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स। वाई इज इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू कितनी दी गई है, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। इसमें हम अपने मन से क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। वैसे आप इस तरीके से भी करके अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बन जाएगा, लेकिन थोड़ा लेंथ बढ़ जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। हम थोड़ा सा इसको शॉर्ट करना चाहते हैं बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है। तो देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, हमने क्या किया, 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो फिर हमको क्या मिला, ठीक है, इतनी दूर। यह एक फॉर्मूला है, आप इसको इस तरह कर सकते हैं, +1 का स्क्वायर माइनस 2a, a की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 3x इंटू b की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 1, अब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 6। तो देखिएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, देखिएगा a स्क्वायर सॉरी यहाँ पे प्लस रहेगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी ये फॉर्मूला किसका बना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब हो गया
ए, इट मीन्स 3x प्लस बी की जगह पे हम लोग क्या लेंगे 1 का होल स्क्वायर माइनस 6, यानी ये जो है हमारा fx की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये हो गया y की, यानी fx हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, आच्छादक दिखाने के लिए y इज इक्वल टू एफ एक्स लेते थे, तो y की वैल्यू ये निकल गई। अब हम लोग यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो x की वैल्यू निकालते हैं। चलिए देखते हैं x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। y को हम लोग इधर ला लेते हैं, सॉरी 6 को इधर लाते हैं, तो y प्लस 6 इधर तक क्या मिलेगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, इधर अंडर रूट हो जाएगा, y प्लस 6 इज इक्वल टू 3x प्लस 1। ठीक है, अब यहां देखते हैं 1 को इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 3x। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y प्लस 6 माइनस 1 बाई 3। इतनी सी बात क्लियर है। देखिए क्या किया गया है, हमने क्या किया y इज इक्वल टू एफ एक्स ले लिया और वहां से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब जो है आप कोई भी प्रांत का सह प्रांत का कोई भी नंबर लीजिए और रख के यहाँ पे चेक कर लीजिए कि ये सही आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये y का अगर आप कोई भी वैल्यू लेंगे तो x के लिए वो सही होगा, क्योंकि r जो है x जो है वो तो धनात्मक संख्या है, तो आप यहाँ पे y की कोई भी वैल्यू ले लेंगे तो धनात्मक संख्या ही मिलेगी, इसलिए ये प्रांत में आएगा। अतः फलन आच्छादक है, या यहाँ पे लिखते हैं सहप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है। अतः यह फलन आच्छादक है। ठीक है, इसमें आपको एक चीज और करना है, फॉग और गॉफ दोनों निकालना है। फॉग का जब मान हम लोग निकालेंगे और गॉफ का मान निकालेंगे तो दोनों जो होंगे इन्वर्टिबल होंगे, यानी जब हम लोग गॉफ निकालेंगे तो वो x की वैल्यू x आएगा और फॉग निकालेंगे तो वो y आएगा। ठीक है, तो इससे हम सिद्ध कर सकते हैं कि यह फलन जो है व्युत्क्रमणीय भी है। तो देखिए अर्थात GOF x हम लोग निकाले और इसका मान जो मिलेगा हमको GOF का मान जो मिलेगा वो x के बराबर होगा और फॉग का जो मान मिलेगा वो y के बराबर होगा। तो आप चाहे तो हम निकाल कर दिखा भी सकते हैं, चलिए देखते हैं। अतः यह फलन आच्छादक है। GOFX इज इक्वल टू, इसको निकालना पड़ेगा आपको, GFX इज इक्वल टू FX की वैल्यू कितनी है वो रख लीजिए, तो GFX की वैल्यू हमने रखा था ये, FX की वैल्यू ये यहाँ पे है, ये वाला रखेंगे ताकि हमको सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत नहीं होगी, शॉर्टकट हो जाएगा। यहाँ पे रखेंगे 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6। ठीक है, अरे बात समझ में।
अब ये क्या हो गया, अंडर रूट 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर -6 प्लस 6 -1 बाई 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर, ये 6 and 6 कैंसिल, ये हो जाएगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर -1 बाई 3। तो ये क्या मिलेगा हमको, स्क्वायर है रूट के अंदर है तो स्क्वायर जो रूट अंदर जो है वो हट जाएगा, क्या बनेगा 3x प्लस 1 -1 बाई 3। 1 1 कैंसिल, क्या मिला 3x बाई 3 x, सॉरी 3 3 कैंसिल x, हमको गॉफ का मान क्या मिल गया x। इसी तरह हम लोग फॉग निकालेंगे और फॉग का मान हमको मिलना चाहिए y। तो फॉग हम लोग यहाँ पर निकालते हैं, देखिएगा जगह की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। हमने गॉफ निकाला, गॉफ हमको क्या मिला x मिला। अब हम लोग फॉग निकालेंगे और फॉग का मान किसके बराबर आएगा, y के बराबर। अतः यह फलन आच्छादक है, आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो फॉग निकालते हैं FOGY, तो इसको आप क्या लिखेंगे FGY। अब देखिए कि GY की वैल्यू जो है वो कितने मिली हुई है, तो जो x की वैल्यू मिली है ना, x की वैल्यू कितनी मिली है आपको, x यस यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ है, ये जो है हमारा GY की वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो हम लोग ये मान रख लेंगे, तो देखिए इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये GY यानी ये हो जाएगा x का मान हमको GY का मान, x का मान यही है ना, तो यहाँ पे GY, हाँ तो चलिए अभी हम लोग रखेंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट y प्लस 6, यहाँ पे f रहेगा, अंडर रूट y प्लस 6 -1 बाई 3। GY की वैल्यू हमने रख दी और ये जो x का मान मिला है ना, यही जो है हमारा GY है। GY यही x जो होता है इसी को हम लोग GY बोलते हैं। तो GY की वैल्यू हमने रख दिया, तो GY की वैल्यू हमको क्या मिल गई, इतनी। अब x की जो वैल्यू है, fx जो मान दिया है, fx का मान हमको कितना मिला हुआ है, यहाँ पे हमने निकाला था ये y जो है ना, इसी को हम लोग fx भी बोल सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, तो ये fx का मान है, यानी इसमें x की जगह पे हमको ये पूरा मान भरना पड़ेगा। ये जो है ना 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसमें x की जगह पर ये पूरा मान हमको भरना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 3x, देखिए 3x, तो x की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, अंडर रूट y प्लस 6 -1 बाई 3 का होल स्क्वायर, तो इस पूरे का होल स्क्वायर करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है, पूरा होल स्क्वायर हो गया। और देखिए ये तो 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, तो देखिए ये तो x की वैल्यू हो गई, अब प्लस 1 इसका स्क्वायर करेंगे, पूरे का स्क्वायर, -6 यहाँ हो गया। ठीक है, यहाँ पे +1, यस +1, ठीक है। अब देखिए ये पूरा जो है स्क्वायर के अंदर है, तो 3 3 कैंसिल, या अगर आप स्क्वायर कर देंगे तो 9 हो जाएगा, तो 9 भी कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचा, अंडर रूट y प्लस 6
-1 +1 का होल स्क्वायर -6। ठीक है, 1 और 1 कैंसिल, क्या बचा √y + 6 का होल स्क्वायर -6। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, y + 6 - 6 y। देखिए फॉक का मान निकाला y मिला, गॉस का मान निकाला तो x मिला। अतः यह फलन जो है क्या है, इन्वर्टिबल है, व्युत्क्रमणीय है। अतः फलन f इनवर्स y इज इक्वल टू f इनवर्स y जो होगा किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा। अतः f इनवर्स y इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू हमको कहाँ मिली थी, यस यहाँ पे √y + 6 - 1/3। तो ये हमारा आंसर हो गया। जो फलन है उसका व्युत्क्रम जो होगा y √y + 6 - 1/3। आई बात समझ में, एक बार फिर इसको देख लेते हैं। देखिएगा थोड़ा जगह की दिक्कत हो गई है, बड़े ध्यान से इसको समझना पड़ेगा आपको। देखिए पहले हमको क्या दिया है, f(x) = इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको व्युत्क्रमणीय दिखाना है। तो व्युत्क्रमणीय दिखाना है का मतलब आपको ये बताना है कि फलन एकाकी भी है और आच्छादक भी है। तो एकाकी दिखाने के लिए हमने क्या किया था कि x1 और x2 दो अलग अलग एलिमेंट लेते हैं और लास्ट में लोग दिखाते हैं कि x1 = x2 है। तो देख लीजिए हमने लिया लेट x1 x2 बिलोंग टू R+। अब fx1 का मान मतलब जो fx की वैल्यू दी गई है उसी में हमने x की जगह पे क्या रखा, x1 रखा। तो इधर भी हमको x जहां जहां है वहां वहां क्या रखना पड़ेगा, x1 हमने रखा। fx2 इसका मतलब है कि जहां जहां x दिया हुआ है वहां वहां हम लोग क्या रखेंगे, x2 रखेंगे। तो fx2 की वैल्यू हो गई। अब दोनों को इक्वल दिखाना है तो हमने दोनों को इक्वल दिखाया और लास्ट में हमको मिल गया x1 = x2। देखिएगा यहाँ पे क्या किया गया, कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। -5 - 5 कैंसिल, इन सारी चीजों को हमने उठा के यहाँ ला दिया। तो 9x1 का स्क्वायर + 6x1 - 9x2 का स्क्वायर - 6x2 = 0। 9 इसमें से हमने कॉमन ले लिया तो 9x1 का स्क्वायर - x2 का स्क्वायर प्लस 6x1 - x2 = 0। अब इन दोनों में से हम x1 - x2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, देखिए x1 - x2 हमने कॉमन लिया तो क्या बचा 9x1 + x2 + 6। अब x1 - x2 तो हमने कॉमन ले लिया है और ये जितनी भी चीजें थी सारे हम लोग दूसरे साइड ले गए तो 0 के नीचे यानी 0 के बाई में हो गए तो वो सारे के सारे 0 यानी x1 = x2। अतः यह फलन एकाकी है। ठीक है, अब ये भी दिखाना है कि जो फलन है वो आच्छादक भी है। तो आच्छादक है तो इसके लिए हम लोग क्या लेते हैं, y = fx। तो y = fx हमने लिया और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो y = fx, fx का जो मान था उसको हमने रख दिया इस तरीके से। अब fx की जो वैल्यू उसको थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई कर दिए हैं तो हमने क्या किया, अपने मन से 1 ऐड भी कर दिया और 1 जो है सबट्रैक्ट भी कर दिया। तो ये थोड़ा सा आसान हो गया। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं 3x + 1 का होल स्क्वायर -6। यहाँ से हमने यहाँ से जो है हम लोगों ने x की वैल्यू निकाली हुई है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी, देखिए यहाँ से y को हमने इधर ला लिया तो ये +6 हो गया और इधर क्या बचा 3x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इधर जब रूट अंडर स्क्वायर का साइन हटेगा तो इधर रूट आ गया इतना, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई इतना। अतः शह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है। अतः यह फलन आच्छादक है। फलन जो है आच्छादक है। अब जब आच्छादक हो गया तो इसका जो इनवर्स होगा, प्रतिलोम होगा, वो क्या हो जाएगा
एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स वो हमने यहाँ पे आप चाहे तो लिख सकते हैं। अब आपको ये भी दिखाना है कि गॉस और फॉग ये दोनों निकालना है, और ये भी दोनों को दिखाना है कि जब हम लोग गॉस निकालेंगे तो उसकी वैल्यू जो होगी एक्स के बराबर होगी, और जब फॉग निकालेंगे तो उसकी वैल्यू जो होगी वाई के बराबर होगी। अतः यह फलन व्युत्क्रमणीय है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। पहले हमने गॉफ निकाला है, गॉफ ऑफ एक्स, तो हम लोग को पता है कि जब ओ हटाते हैं तो यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लग जाता है इस तरीके से, तो क्या लिखेंगे जी एफ एक्स। ठीक है जी, अब एफ एक्स की जो वैल्यू दी गई है, एफ एक्स की वैल्यू हमने निकाला था सिंपल फॉर्म में, ये है एफ एक्स, तो ये वाला मान हम लोग जो है यहाँ पे रख दिए। ठीक है, अब जी एक्स ये पूरा एक्स है, यह जो है पूरा एक्स है, पूरा इसको हम लोग एक्स मान के चलेंगे। ठीक है, तो अब जो gx जो आपने रखा है उसमें जो जी एक्स का जो मान दिया है उसमें आपको ये x की जगह पे रख देना है। ठीक है, तो gx का मान जो x का मान आप निकाले थे ये x का मान है ना, इसमें हमको x की जगह पे ये सारे मान पुट कर देने हैं। तो सारे मान पुट करेंगे तो हम लोग देख रहे हैं कि इसकी जो वैल्यू आ रही है x के बराबर आ जा रही है। ठीक है, अब हम लोग फॉग निकालेंगे, तो फॉग y से निकाल रहे हैं, तो f जी ये ओ से हटेगा, कंपोजिशन जिसको कहते हैं, संयोजन हिंदी में कहते हैं उसको, तो जी वाई यानी जी वाई का मतलब हो गया x, यहाँ पे x की वैल्यू रखिए, तो x की वैल्यू हमने निकाल रखा है, ये वो हमने रख दिया। ठीक है, अब एफ एक्स ये f हो गया, और यह पूरा का पूरा जो है वो क्या हो गया x हो गया। तो जो एफ एक्स का मान मिला है उसमें x की जगह पे ये पूरा मान आपको भर देना है, तो एफ एक्स हमारा यही है। ठीक है, उसमें जो x है उसकी जगह पे ये पूरा मान हमने भरा और सारे को सॉल्व किया। देखिए तो यहाँ एफ एक्स देखिए क्या है, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो 3x की जगह पे ये पूरा, ठीक है, अब प्लस 1 का होल स्क्वायर कर दिया, 3 कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, अंडर रूट वाई प्लस 6 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा कि रूट अंडर हट जाएगा, वही सारा किया गया है, रूट अंडर हट जाएगा और प्लस 6 और माइनस 6 कट जाएगा और केवल हमको y मिल जाएगा। अतः एफ इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स, एफ इनवर्स y x की वैल्यू जो भी मिली है आप वही रख दीजिए। इतनी सी बात समझ आई है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, मान लीजिए कि f सच दैट x टेंस टू y, x टेंस टू y का मतलब हो गया कि x जो है वो प्रांत है और y जो है वो सहप्रांत है, एक व्युत्क्रमणीय फलन है, तो सिद्ध कीजिए कि f का प्रतिलोम फलन अद्वितीय होगा। ठीक है, ये पहले आपको दे दिया गया है कि f जो है एक व्युत्क्रमणीय फलन है। ठीक है, अगर f व्युत्क्रमणीय फलन है तो वह एकैकी और आच्छादक होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे दिया है f such that x tends to y एक व्युत्क्रमणीय फलन है, व्युत्क्रमणीय फलन है, अतः यह एकैकी तथा आच्छादक होगा। यह है एकैकी तथा आच्छादक है। अब एकैकी तथा आच्छादक है तो गॉफ और फॉग जो निकालेंगे, तो जो गॉफ निकालेंगे GOFX इज इक्वल टू IX मिलेगा, और जो फॉग निकालेंगे वो हमको IY मिलेगा। इतने से बात समझ आ रही है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में पहले दिया गया है आपको कि f जो है एक व्युत्क्रमणीय फलन है। अब तक हम लोग यही पढ़ रहे हैं, यही जान रहे हैं
कि कोई भी फलन जब व्युत्क्रमणीय होता है तो वह एकैकी और आच्छादक दोनों होता है, तभी उसको आप व्युत्क्रमणीय फलन कह सकते हैं। सवाल में पहले से आपको दे दिया गया है कि फलन जो है व्युत्क्रमणीय है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने प्रूफ करके दिखाया कि फलन जो है व्युत्क्रमणीय है, यानी हमने ये दिखाया था कि फलन जो है एकैकी है, आच्छादक है और गॉफ एक्स की वैल्यू इतनी आ रही थी और फॉग वाई की वैल्यू जो है इतनी आ रही थी। अरे इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन हम लोग किए थे, लेकिन यहाँ पे ये सारी चीजें दिया गया है, आपको कुछ करने की, कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। इसके पहले क्वेश्चन में आपने किया, फलन को एकैकी दिखाया, आच्छादक दिखाया, फिर फॉग निकाले, गॉफ निकाले, लेकिन यहाँ ये सारा कुछ दिया हुआ है। आ रही बात समझ में? क्योंकि एक लाइन उसने दे रखा है कि यह एक व्युत्क्रमणीय फलन है। व्युत्क्रमणीय फलन है का मतलब यह फलन एकैकी तथा आच्छादक है। गॉफ ऑफ x इज इक्वल टू आई एक्स और फॉग ऑफ y इज इक्वल टू आई वाई, ये होगा, इतना होगा। अब आपको बस ये दिखा देना है कि f का जो प्रतिलोम होगा अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब f का जो प्रतिलोम होगा, फलन एक है तो उसका प्रतिलोम भी एक ही होगा, आपको ये दिखाना है। अद्वितीय का मतलब होता है यूनिक, जो फलन f है उसका एक ही प्रतिलोम होगा। ठीक है, तो हम लोग पहले मान लेते हैं, जैसे हम लोग पहले मान लेंगे कि जो फलन f है उसके दो प्रतिलोम है। ठीक है, तो माना कि f के दो प्रतिलोम G1 तथा G2 है। ठीक है, G1 और G2 है, तो FO G1Y, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? IY। देखिए FO G1Y, जैसे यहाँ पे लिखा था ना, FO G ऑफ Y इज इक्वल टू Y, IY लिख रहे थे, तो यहाँ पे G1 दे दिया गया है, G की जगह पे G1, Y, तो इसका भी मान IY हो जाएगा। और इसी के हिसाब से FO G2Y इज इक्वल टू भी IY। देखिए पहले इसके हिसाब से लिखा जा रहा है, इसमें समझने की कुछ बात ही नहीं है, इसके हिसाब से लिखा जा रहा है। FOGY इज इक्वल टू IY, तो यहाँ पे G1 दे दिया है, तो ये हो गया FOG1, तो इसकी जगह पे IY, और FOG2, तो इसकी जगह पर भी IY। अब देखिए IY एक ही मान हो सकते हैं, दो नहीं हो सकते हैं, दो नहीं या अलग अलग नहीं। अतः क्या हो जाएगा? G1Y इज इक्वल टू G2Y, अतः फलन f का एक ही प्रतिलोम संभव है। प्रतिलोम संभव या एक ही प्रतिलोम होगा, बस इतनी सी बात आपको करनी है। ठीक है, प्रूव्ड हो गया। क्या करना था एक बार फिर से देख लेते हैं, वंस अगेन। दिया गया है f such that x tends to y एक व्युत्क्रमणीय फलन है, अतः यह एकैकी तथा आच्छादक भी होगा, क्योंकि व्युत्क्रमणीय है तो एकैकी और आच्छादक दोनों होगा। GO fx इज इक्वल टू ix और FO GY इज इक्वल टू IY। माना कि f के दो प्रतिलोम, अब हम मान लिए कि f के जो दो प्रतिलोम है G1 और G2। ठीक है, और बाद में लोग दिखा देंगे कि G1 और G2 दोनों जो है एक दूसरे के बराबर ही है। आगे बात समझ में? अतः जो f का प्रतिलोम होगा वह एक ही होगा। निकाल दिए, IY एक ही मान हो सकते हैं, दो नहीं, अतः G1Y इज इक्वल टू G2Y, अतः f का एक ही प्रतिलोम होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो कुछ इस टाइप का है, f सच दैट 1 2 3 ABC टेंस टू ABC, F1 यानी 1 का प्रतिबिंब क्या है? A,
F2 का प्रतिबिंब क्या है B, F3 का प्रतिबिंब क्या है C। ठीक है, द्वारा प्रदत्त फलन पर विचार कीजिए और F इनवर्स ज्ञात कीजिए और सिद्ध कीजिए कि F इनवर्स का इनवर्स F होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, दिया है F1 इज इक्वल टू A, F2 इज इक्वल टू B, F3 इज इक्वल टू C। यानी जो हमारा फलन F है वो क्या हो गया है, वो कुछ ऐसा हो गया है 1, A, 2, B और 3, C। ठीक है, F इनवर्स अगर निकालते हैं तो ये जो नंबर्स हैं प्रांत और सह प्रांत के नंबर जो हैं वो बदल जाएंगे। यानी ये क्या हो जाएगा A, 1, B, 2 और C, 3। इतनी सी बात समझ आई है। हमने क्या किया, पहले जो है F हम लोग निकाल लिए। ठीक है, क्योंकि दिया हुआ है कि 1 का प्रतिबिंब A होगा, 2 का प्रतिबिंब B होगा और 3 का प्रतिबिंब C होगा, तो हमने वो चीज लिख दिया यहाँ पे। F बराबर हमने निकाल लिया, अब ये निकला। ठीक है, F इनवर्स जब निकालेंगे तो प्रांत और परिसर जो है आपस में क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, बदल जाएंगे, तो वो हमने चेंज कर दिया। अब F इनवर्स ये हुआ, इसका भी इनवर्स, F इनवर्स का F इनवर्स का भी इनवर्स, यानी ये जो मान दिया है इसको आप फिर से बदल दीजिए तो क्या हो जाएगा 1A, 2B और 3C। ठीक है, और यह जो है किसके बराबर है, आप देख सकते हैं यह जो मान है वो किसके बराबर आ गया, आपके पास F के बराबर आ गया। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं F इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू, ये किसके बराबर हो गया F के। कहां से आया है, समीकरण 1 से। ठीक है, प्रूव्ड, सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ, यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, चलिए इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 जो है कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। मान लीजिए कि f such that x tends to y एक व्युत्क्रमणीय फलन है, तो सिद्ध कीजिए कि f इनवर्स का प्रतिलोम f है, अर्थात f इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू f। ठीक है, दिया है f such that x tends to y एक व्युत्क्रमणीय फलन है, अतः यह एकेकी तथा आच्छादक है। ठीक है, अब क्या लिखा है f such that x tends to y, तो f इनवर्स अगर कर दें तो क्या हो जाएगा such that y यहाँ आ जाएगा और x जो है यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं f इनवर्स ओ f x इज इक्वल टू आई एक्स। ठीक है, और फिर हम लोग निकालेंगे कि f इनवर्स, जैसे f इनवर्स x जब निकालेंगे तो आई एक्स हो जाएगा और f इनवर्स इज इक्वल टू आई वाई। अतः x का प्रतिलोम y है, अतः f इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू f है। सिद्ध हुआ। देखिए इसमें क्या है कि f जो भी फलन है उसका इनवर्स y है और फिर उसका इनवर्स निकाले, यानी f इनवर्स का भी इनवर्स, तो वो फलन के ही बराबर होगा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में बस आपको इतनी सी बात ही लिखनी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। यदि f such that r tends to r, fx is equal to 3 minus x cube का होल पावर 1/3
द्वारा प्रदत्त है तो FO FX किसके बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए FX हमको दिया हुआ है कितना 3 - x³ का होल पावर 1/3। ठीक है, FO FX निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे FX की वैल्यू कितनी दी गई है तो ये पूरा हम लोग रख लेंगे F3 - x³ का होल पावर 1/3। अब आपको क्या करना है कि जो भी fx का मान दिया हुआ है, fx का मान ये दिया है ना, इसमें x की जगह पे ये पूरा हमको रख देना है। इसमें जो x है उसकी जगह पे हमको ये पूरा मान जो है रख देना है। तो रखिए, देखते हैं। देखिए क्या रखेंगे, f हमारे पास fx का मान दिया हुआ है ना, तो F3 - x³ का होल पावर 1/3। तो ये मान हम उसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, 3 - x³, ठीक है, का पावर 1/3। ये देखिए जो यहाँ x³ है ना, x³ की जगह पे ये टोटल मान हमने रखा हुआ है x³ की जगह पे। ठीक है, x की जगह पे ये पूरा, तो यहाँ तो x³ कहा गया है तो पहले हमने x की जगह पे ये पूरा मान भर दिया। ठीक है, और उसका क्यूब, किसका, x का क्यूब। अब इस पूरे का क्या हो जाएगा 1/3। ध्यान से थोड़ा देखिएगा इसको। पहले हमने क्या किया, fx का मान यहाँ रख दिया। अब हमको क्या करना है, जो भी fx का मान दिया हुआ है उसमें x की जगह पे ये पूरा हमको रख देना है। ठीक है, तो देखिए fx तो यही दिया है ना, तो 3 - x³, तो x³ की जगह पे ये पूरा उठाकर रख देना, रख दिया हमने पूरा। और फिर उसका भी पावर यहाँ पे दिया है ना 1/3, तो 1/3। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिएगा ये और ये कैंसिल। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, 3 - 3 + x³ का होल पावर 1/3। 3 कैंसिल, क्या मिला, x³ का पावर 1/3, 3 कैंसिल x। इसका आंसर क्या हो जाएगा x, यानी कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। इतनी सी बात समझ आई है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 भी देख लेते हैं। तो 14 में जो क्वेश्चन है fx = इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसको fx को क्या मान लेते हैं, y = 4x/3x + 4। अब यहाँ से x का मान निकाल लेंगे और वही जो x होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, gy बोलते हैं। आई बात समझ में, जो यहाँ से हम लोग x का मान निकालेंगे दैट इज कॉल्ड gy, उसी को हम लोग gy बोलते हैं। तो अब इसमें से कौन सा आएगा वो आपको पता लगाना है। तो देखिए y 3x + 4 = 4x। ठीक है, ये हो गया 3yx + 4y = 4x। हम इस वाले x को यहाँ ला देते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, 4y = 4x - 3yx। इतनी सी बात समझ आ रही है। अब हमको किसका मान निकालना है, x का। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इन दोनों में से x कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, 4 - 3y। x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x = 4y/4 - 3y। इसी x को हम लोग क्या कहते हैं, gy बोलते हैं। यानी gy = क्या हो जाएगा, 4y/4 - 3y। देखिए ये कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है ना, तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 1.3 जो है क्लास 12 का वो कंप्लीट हो गया है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।